अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगत बाकर। नाज़रीन, आज हम शाम की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। आज के प्रोग्राम का उन्वान भी हमने दिया है कि आप मुल्क शाम में जो हालात हैं उसके दरख़त जो हक़ाइक़ हैं वो क्या हैं, जो नज़र आ रहा है वो क्या है और इसकी हकीकत क्या है। तो शाम के हालात पर नज़र डालेंगे, लेकिन शाम के हालात के साथ यानी जुड़ा हुआ जो मामला है वो गज़ा का है। गज़ा की अगर हम बात करें तो कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन बेखसूर फ़लस्तीनियों की जानें इसराइल ना ले रहा हो। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 45 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और इनमें 1 दर्जन से ज़ायद वो फ़लस्तीनी हैं जो इमदाद के मुंतज़िर थे। उन्हें मुसलसल मुसलसल जिस तरह से निशाना इसराइल बना रहा है, जो इमदाद लेने वाले हैं उसी तरह से ये 24 घंटों के दौरान भी जिस तरह से उसने हमले किए उसमें वो जो इमदाद लेने के लिए आए हुए थे वो फ़लस्तीनी भी शहीद हुए हैं। बेकसूर निहत्ते मासूम लोगों को जो है शहीद किया जा रहा है। मुसलसल ये सिलसिला जारी है और इसी के साथ यानी स्टारवेशन, भूख की वजह से शहीद होने वालों में भी यानी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। पिछले 72 घंटों के दौरान यानी 72 घंटों के दौरान 21 फ़लस्तीनी जो है शहीद हुए हैं। यानी अंदाज़ा किया जा सकता है कि इसराइल की जानिब से किस तरह की बर्बरियत की जा रही है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। बहरहाल हौसियों की जानिब से भी हमले किए जा रहे हैं और बिन गोरेन जो इसराइल का एयरपोर्ट है उस पर फिर एक मरतबा निशाना जो है साधा है हौसियों ने और कहा है कि हम फ़लस्तीनियों की यकजहती के तौर पर उनसे इजहार ज्ञान के तौर पर यानी हम हमले करते रहेंगे यहाँ तक कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर जो हमले कर रहा है वो बंद कर दे। ये सूरत हाल गाज़ा की है और उसी के साथ हम देख रहे हैं कि गाज़ा में इसराइल को रोकना तो दूर की बात है, अब शाम में जो सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं वो दरहकीकत क्या हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि शाम की सूरत हाल इस वक्त जो हमको नज़र आ रही है, अहमद अश-शरा की जो हुकूमत है वो क्या कर रही है और ये जो द्रोस जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि इनके दरमियान, बद्दुओं के दरमियान या फिर जो अबूरी हुकूमत है शाम की उसके दरमियान एक झड़पें हुई और फिर इसमें इसराइल की मुदाखलत होती है और वो द्रूज़ जो हैं उनकी जो है तायीद में अहमद अश-शरा की जो फोर्सेस पर हमले किए जाते हैं। बहरहाल एक्चुअल मामला क्या है, वेस्टर्न मीडिया कुछ कह रहा है और फिर ख़ुद अरब मीडिया जो है वो कुछ और कह रहा है, लेकिन हकीकत शाम के हालात की क्या है, इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद मेहमान जुड़ चुके हैं प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सियासी व दिफाई तजियाकार डॉक्टर अर्शी खान साहब। मैं डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि हम शाम की बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम गाज़ा से होकर शाम की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं, यानी गाज़ा में हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी तो उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि यानी सीज़ फायर हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप के भी ये बयानात थे कि 1 हफ्ते में सीज़ फायर हो जाएगा, लेकिन अब वो सीज़ फायर की भी बात मतलब जिस अंदाज से होनी चाहिए, क्या आपको लग रहा है मामला एक्चुअल है क्या, मतलब गाज़ा की जो अभी सिचुएशन है वो क्या आपको नज़र आ रही है? क्या इसराइल ने वाकई मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है या फिर अभी उसको मज़ामत का सामना है? क्या कुछ सिचुएशन है गाज़ा की? जी डॉक्टर साहब। गाजा की सिचुएशन तो ये है कि वहां पे एट्रोसिटीज, सप्रेशन, जी ऑपरेशन, मैसेकर्स, जेनोसाइड जी और ये जारी है। आप तो जानते हैं कि करीब 2 साल होने वाले हैं इसमें जारी जी है। हाँ और ये जो जेनोसाइड की बात है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, जी इसने पिछले साल ही जुलाई में एडवाइजरी ओपिनियन दिया था और उन्होंने कहा था कि वहां पे जो हरकत हो रही है इसराइल की वो जेनोसाइड ही जैसा लगता है, जेनोसाइड है। लिहाजा इसराइल को कहा भी था कि आप फौरन जो है इस तरह की एक्टिविटीज को खत्म कर दें और वहां पे जितने भी निशानात हैं, मतलब जितने भी एविडेंसेस हैं जेनोसाइड के, उसको आप खत्म नहीं करें। तो ये तो दोनों चीज को इसराइल ने नहीं माना है और उसी के बेसिस से आपने देखा कि एडवाइजरी ओपिनियन जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आया तो उसके कुछ महीने के बाद
इमरजेंसी स्पेशल इमरजेंसी सेशन जो है जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का बुलाया गया जी और उसमें करारदाद जो है पास हुआ उसी के लाइट में कि वहाँ पे जो हो रहा है वो जेनोसाइड है जी और फौरन जो उसको रोका जाए, सीज फायर को रोका जाए, मतलब सीज फायर किया जाए वहाँ पे जी और लोगों को वहाँ पे राहती सामान वगैरह दिया जाए। हम्म तो इसकी गवाही जो है, आप छोड़ दीजिए कि आपका टेलीविजन है या और भी टेलीविजन है, ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं कह दिया जुलाई। अगर आप उसके बाद आते हैं तो आप आ जाइए आपके नवंबर 2024 में जी या सितंबर 2024 में, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ महीने में, तो उसमें इंटरनेशनल, मेरे ख्याल से नवंबर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जी ये कहा कि भाई 4 लोगों को वार क्रिमिनल बताया। 2 लोग जो है वो हमास की तरफ से थे, तो उनको जो है इजराइल ने मार दिया और जो 2 लोग इधर से थे वो इनके डिफेंस मिनिस्टर थे और खुद प्राइम मिनिस्टर बेनियामिन नेतन्याहू जी। और इसका कहना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मतलब ये हुआ कि जो भी लोग सिग्नेटरी हैं, ज्यादातर जो कंट्रीज है वो सिग्नेटरी है, जैसे इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, अमेरिका नहीं है, जी जी, चाइना नहीं है, लेकिन जो भी सिग्नेटरी हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर एक तो है कि वो उनको बुलाए नहीं जो वार क्रिमिनल डिक्लेयर किए गए, अगर वो आ जाए तो उनको अरेस्ट करो जी, और या तो उनको अपने टेरिटरी में भी ट्राइब्यूनल बना के उनका ट्रायल हो सकता है। जैसे कि जर्मन फोर्सेस का ट्रायल हुआ न्यूरमबर्ग, आपके वहीं जर्मनी में ही, जो जिसमें जितने जजेस थे वो अमेरिकन जजेस थे जी, और जो अमेरिकन जजेस में भी बहुत सारे जो जजेस थे वो आपके जेविश अमेरिकन जजेस जी, और जो जापानीज फोर्सेस थे जिन पे एटम बम मारा था अमेरिका ने 1945 में, जी, तो उसी जमाने में 1945 में जो है टोक्यो ट्रायल किया गया जिसमें जापान के जो फोर्सेस के ऑफिसर थे उनका ट्रायल हुआ है। तो और इसी तरह से कई सारे, जैसे सद्दाम हुसैन को उन्होंने ट्रायल किया खुद इराक में जी, तो ये चीज तो वहां से भी, और इसने क्या कहा कि भाई वार क्राइम का इल्जाम, मतलब इंडाइटमेंट जी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ले लीजिए आप, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ले लीजिए और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के स्पेशल इमरजेंसी सेशन को ले लीजिए, मेरे ख्याल 3 इमरजेंसी सेशन जी, उसके बाद कई बार, तो इस सब में मिलती है चीजें मिलती हैं कि इजराइल वहां पे क्या कर रहा है और सभी ने एक बात कही कि भाई वहां पे जो मैसेकर है, किलिंग है, जेनोसाइड, उसको रोका जाए जी, वहां पे फौरन जो है सीज फायर लाया जाए जी, और जो वहां पे ह्यूमैनिटेरियन जो इमदाद है उसको जो है स्टार्ट किया जाए ताकि लोग जो है वहां पे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है जो कि मेन पावरफुल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की जी, उसमें कई मर्तबे जो है सिक्योरिटी काउंसिल में जो है सीज फायर की रेजोल्यूशन लाया गया लेकिन उसको वीटो किया गया। वीटो करने वाले कौन है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की अभी खबर आई कि शायद जो है ट्रंप ने यूनिसेफ से विड्रॉ कर दिया, तो इजराइल ने मुबारकबाद दी। तो ये जो वहां पे जो हो रहा है वो तो ओपनली मैसेकर हो रहा है, किलिंग हो रही है, बल्कि ये कहा जाए कि ऐसी चीजें हो रही हैं जो कभी भी इंसानी हिस्ट्री में नहीं हुआ जी। अगर आप 6 सेंचुरी बीसी में और 7 सेंचुरी बीसी में और 3rd सेंचुरी बीसी में आप चले जाए जब पर्शियन लोग लड़ रहे थे ग्रीक से जी, तो उस जमाने में भी जो है इस तरह की बर्बरियत नहीं हुई। उसके बाद जो है आप आ जाइए फर्स्ट सेंचुरी बीसी या 1st सेंचुरी एडी में जो नेरो एक बहुत बड़ा रोमन एम्परर था, बहुत ही खतरनाक जी, और वो खुद सुसाइड करके मरा। उसने अपने माँ को ही मार दिया था, अपने बाप को मार दिया था, अपने उस्ताद को भी उसने मारा था। तो उसके जमाने में भी इतनी बर्बरियत नहीं थी, मतलब इतना जुल्म नहीं था। तो पूरे इंसान की तवारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जहाँ पे लोग और बच्चे और बूढ़े खाने के लिए जो भूखे हैं वो खाना या चावल दाल या ब्रेड के बास्केट को लेने के लिए जा रहे हैं और उन पे गोली चलाई जा रही है। जी हाँ, मतलब हम लोग को कहते हैं भाई कि अगर कुत्ता भी खाना खा रहा हो तो उसको छेड़ो मत, उसको काटो मत, हटाओ मत। ये इंसान हमारे हिंदुस्तान में ये कहा जाता है, सभी हिंदू मुस्लिम
जी एक कुत्ता भी अगर खा रहा हो, जी हाँ। कुत्ता बदमाश भी हो, तो उसको खाने दो। जी हाँ। तो अब उसमें आप देखिएगा कि खुद जो यूनाइटेड नेशन की जो बॉडीज हैं उनका जो आंकड़ा है आज का, जी तो वो है एटलीस्ट 1054, मतलब 1054। ये जी तो फलस्तीनी जो एड ले रहे थे, एड सीकर, जी मतलब जो खाना लेने के लिए आए थे, इमदाद लेने के लिए आए थे, उनको मारा गया। जी इसके अलावा जो इंजुरीज है वो आपके 7-8 हजार इंजुरीज है। इंजुरीज का मतलब फैटल इंजुरीज, ऐसी इंजुरी के आदमी उसमें डिसेबल हो ही जाएगा। जी और गोलियां जो इन्होंने मारी है वो मारी है टेस्टिकल में, मतलब पेट के नीचे एग्जैक्टली, जी और चेस्ट में और हेड में और नेक में, गर्दन में। जी ये बेसिकली पॉइंट है जहाँ पे इन्होंने ये गोली चला रहा है। गोली जो है क्वाड कॉप्टर जो ऊपर में उड़ रहा है, आपके ड्रोन, वो भी चला रहा है। जी हेलीकॉप्टर भी चला रहा है। टैंक से शेलिंग हो रही है। जी हाँ। और जो अमेरिकन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो टेररिस्ट हैं बेसिकली, मैं तो टेररिस्ट ही बोलूंगा, वो भी मार रहे हैं उनको। और जो आईडीएफ है वो भी मार रहा है। और इसकी पूरी तरह से वजाहत भी आ गई, वो इजराइल न्यूज़पेपर में भी चीजें आ गई कि उनको ऑर्डर ही दिया गया है कि मारो। तो और ये चीज हमास जो पॉलिटिकल पार्टी है, अभी भी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे गाजा में, तो जो मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट है, चाहे उसकी बिल्डिंग हो या ना हो, वो हमास के ही कंट्रोल में। मतलब हमास तो पॉलिटिकल पार्टी उसी की सरकार थी जी। तो वहाँ पे जो सिचुएशन है आपके हाँ, और जो इसके अलावा आप देखेंगे कि करीब 60 लोग जो है, 60 लोग जो है वो डिसअपियर्ड है यहाँ से। फूड पॉइंट, ये फूड एड जो है यहाँ से जी। ये हमास ने वो शुरू में ही कहा था। देखिए 2-3 लोगों ने स्टेटमेंट दिया था, तो हमास ने स्टेटमेंट दिया था जी। और जो यूनाइटेड नेशन जो रिलीफ एजेंसी जो वहाँ पे काम कर रही थी, उनके भी स्टेटमेंट आए थे कई महीने पहले कि ये बात तब थी जब इजराइल जो है यूएन स्पॉन्सर्ड ह्यूमैनिटेरियन एड को बंद करने वाला था जी, और अपना और अमेरिकी कोलैबोरेशन में अपने एड को शुरू करने वाले थे, जिसको बोलते हैं गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो है जी, ये जो है हाँ ये जो। तो इसके बारे में कहा था बहुत पहले, हमास ने भी, यूनाइटेड नेशन भी कहा था कि इससे वहां पे मैसेकर होगा जी, लोग परेशान होंगे और वहां पे लोग ट्रैप होंगे। और हमास ने ये कहा कि ये बेसिकली प्लान है लोगों को मजबूर किया जाए कि वो सरेंडर कर जाए। और आपने देखा ये है कि एड के बहाने हो रहा है क्या कि नॉर्थ से लोगों को भगाया जा रहा है, तो वो नॉर्थ से आ रहे हैं, नॉर्थ का मतलब ऊपर से। जी जी जी। वो कहा किस लिए आ रहे हैं भाई, तो एड लेने के लिए। एड कहाँ मिल रहा है, तो साउथ में। ठीक है, जो सेंट्रल गाजा है वहां से लोग आ रहे हैं साउथ में। तो उनकी कोशिश, प्लानिंग ये है कि साउथ से, सेंट्रल से, नॉर्थ से लोगों को साउथ में बुला लिया जाए और वहां पे इनके हिसाब से ह्यूमैनिटेरियन सिटी का कॉन्सेप्ट इसने दिया है इजराइल ने जी, कि वहां पे 6 लाख लोगों को रखेंगे पहले और फिर वहां पे 2 मिलियन 2.4 मिलियन लोगों को बिल्कुल वहां पे घेराबंदी करके रखेंगे और उसको ऐसा रखेंगे कि वो घुट घुट के रहेंगे और वो कोशिश ये करेंगे हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाए, मतलब दूसरे कंट्री में। जी जी जी। तो ये इनकी प्लानिंग है और इसको भी जो है काफी क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है, तो अब आप इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि किसी भी कंट्री में आपने नहीं देखा होगा कि हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग की गई और उनके जर्नलिस्टों को मार दिया गया, उनके डॉक्टर को मार दिया गया, उनके एम्बुलेंस पे बॉम्बिंग कर दी गई, उनके एथलीट को मारा गया, उनके म्यूजियम पे बॉम्बिंग की गई जी, है ना जी। उनके जो पार्लियामेंट है उस पर बॉम्बिंग की गई, उनके बहुत सारे जो आपके स्पोर्ट्समैन थे उनको मार दिया गया। ये आपने देखा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हुआ 230 से ज्यादा तो जर्नलिस्ट मार दिए गए। जी हाँ। और किसी भी आपने, मैं आपको बताऊं कि चाहे वो साउथ एशिया हो या यूरोप हो या कहीं भी हो, आप जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हुए जी। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे सिचुएशन क्या हो रही है और इसके क्या असरात पड़ रहे हैं जी। बल्कि गाजा में जो सिचुएशन बन रही है वो इस तरह से है कि मतलब कि फ्रीडम और सिक्योरिटी कौन डिसाइड करेगा जी। मतलब कि जो फलस्तीनी है गाजा में,
इसका तो मेन मुद्दा है भाई कि मुझे आजादी दो। ये मेरी ये है ना, ये मेरी जमीन है जी ये मेरा घर है, मुझे अपने जमीन में रहने दो और मुझे अपनी हुकूमत बनाने दो। यही मेन मुद्दा है किसी को। जी जी लेकिन ये फ्रीडम का अप्रोच है आपके गाजा के लोगों का। जी जो इजराइल का अप्रोच है वो अलग है। तो इजराइल के साथ जो मिले हुए लोग हैं वो आपके आज के जमाने में जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट है आपके अमेरिका की वो है, और 50% से ज्यादा जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी इन पे एग्री कर रहे हैं आपके राइट। जी इसके अलावा आप देखेंगे कि यूरोप में सबसे बड़ा जो सपोर्टर है इजराइल का वो आपके जर्मनी है, वो भी इसके हक में। जी और जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है ना, जी है, जी और आपके बहुत सारे जो है तो वो भी इनके साथ नहीं जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो आपके असलहा बनाते हैं, जी मतलब के हेलीकॉप्टर बनाने वाले, मिलिट्री फाइटर जेट बनाने वाले, टैंक जी बनाने वाले जी और बॉम्ब बनाने वाले, जो बहुत बड़े जो आपके सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज वो भी इनकी हिमायत में है। तो ये लोग अपने हिसाब से फ्रीडम डिसाइड कर रहे हैं कि फ्रीडम क्या होगा और सिक्योरिटी क्या होगा। जी तो पैसा, जबरदस्ती जी और बदमाशी और ये सब एक तरफ है, और गाजा के लोग एक तरफ। तो ये एक्सपेरिमेंट ग्राउंड भी है गाजा जी कि अगर गाजा के अलावा अगर कहीं और भी चीजें इस तरह की होती हैं तो हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करें, लोगों का क्या इसमें आपके अप्रोच है। बिल्कुल। तो इसमें आप देखेंगे कि जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था कंट्रीज का, जी हाँ, चाहे वो अरब कंट्रीज हो या नेबर में कंट्रीज हो या आपके यूरोपियन कंट्रीज हो। आपको मैं बताऊं कि अफगानिस्तान में बामियान में जो बुद्धा का टेम्पल स्टैचू था, जी हाँ, तो स्टैचू को जब तालिबान ने बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया, जी जी, और उसकी वजह ये थी कि तालिबान ने उस जमाने में कहा था कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। जी, तो यूनेस्को ने उसके लिए पैसा या यूनाइटेड नेशन ने उसके लिए पैसा नहीं दिया भूखमरी को खत्म करने के लिए। जी, लेकिन बामियान में जो बुद्धा का जो स्टैचू था उसको मेंटेन करने के लिए पैसा दिया। हाँ जी, और इसमें हालांकि उस स्टैचू को वहां पे तोड़ना नहीं चाहिए था उनको, लेकिन उसको जो है ब्लास्ट किया। ब्लास्ट करने से हुआ क्या कि वो उसी वक्त डिसाइड किया गया कि इस पे अटैक किया जाएगा। जी, तो और आप ये देखिए कि जहां से 800-900 से ज्यादा मस्जिद को बॉम्ब कर दिया गया गाजा में। जी, तो एक तरफ एक स्टैचू के टूटने पे आप पूरे कंट्री को तबाह कर दिया, आपने 20 साल उस पे आपने जुल्म किया, लाखों लोगों को मार दिया। और दूसरी तरफ जो है एक जगह पे 900 मस्जिद को मिसमार किया गया। जी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ बिल्कुल पॉइंटेड। वहां पे आपने कोई भी उस तरह का कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिटिसिज्म, कोई भी रिस्पॉन्स आपने नहीं किया। वेस्ट ने किया था। उसी तरह से आप देखेंगे कि तालिबान की अभी गवर्नमेंट है अफगानिस्तान जी, और तालिबान पे इल्जाम ये है कि भाई औरतों को वो कोएड एजुकेशन नहीं दे रहे हैं जॉब में। हालांकि वो पूरी तरह से सही नहीं है जी, लेकिन अगर आप पूरी तरह से सही मान भी लें फॉर एग्जाम्पल, तो इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि भाई सैंक्शन लगा के रखा है तालिबान। तो यही वजह है ना कि उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। जी हाँ, क्यों कि औरतों के ये खिलाफ है। लेकिन जहाँ पे कई हजार औरतों को, माओं को, बच्चों को मार दिया गया, लड़कियों को मार दिया गया, है ना, जी हाँ, पूरे आपके गाजा में और वेस्ट बैंक में। जी हाँ, तो एक तरफ तो आपने तालिबान और अफगानिस्तान पे सैंक्शन लगा दिया, लेकिन जिन्होंने हजारों औरतों को मार दिया जिंदा, जी, है, तो उसके जो मारने वाले हैं औरतों को, आपने उनके ऊपर क्या कोई भी सैंक्शन या इक्तिसादी पाबंदी लगाई क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये वेस्ट का अप्रोच है। तो आप देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है या यूरोपियन डेमोक्रेसी है या जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है, जी, वो अंदर से उसका क्या चेहरा है और उसकी कितनी जबानें हैं। एक जबान तो ऊपर है, एक जबान नीचे है जी, और कोई उनपे असरात नहीं है, कोई उनपे मलाल नहीं है, कोई रिमोर्स नहीं, कोई पछतावा नहीं जी, और वो मतलब इस तरह से
डील कर रहे हैं इजराइल से कि जैसे कि हमास ही जिम्मेदार है। जी। मतलब हमास ने जो किया 23 आपके 7 अक्टूबर को 2023। हाँ 7 अक्टूबर 2023 जी। तो उसने तो भाई अगवा बना लिया आपके 251 लोगों को, 251 लोगों। जी। लेकिन हजारों लोगों को जिन्होंने घर से उजाड़ दिया, मार दिया, अगवा कर दिया 1948 से, जी। तो उसके बारे में किसी की जबान नहीं खुल रही। जी हाँ, अब कोई ट्विटर नहीं आ रहा उससे। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में इस चीज को साबित किया गया है कि या तो जानबूझ करके वेस्ट या ईस्ट में जो लोग हैं उन्होंने बिल्कुल इस पे खामोशी का मामला इख्तियार किया, जी। जानबूझ करके, जी। या नहीं तो उनकी रूह मर गई। मर तो चुकी। उन्हें वो सिर्फ इंसानियत की बात करते हैं, वो इंसान है नहीं। बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ कि वफादार जो कुत्ता होता है वो भी, या ऐसे भी कुत्ता जो होता है वो अगर किसी इंसान पे कोई पागल कुत्ता अटैक करे तो वो कुत्ता उसको बचाता है। जी। मतलब कुत्ते में भी ये सेंस होता है कि किसी को अननेसेसरी जी हाँ, नुकसान ना पहुंचाए। तो बिल्कुल। उस हाल पे भी जो है ये लेवल नहीं है। ये शो करता है कि वर्ल्ड में पॉलिटिकल क्राइसिस फैली हुई है, जी। लीडरशिप क्राइसिस फैली हुई है। हालांकि पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, लीडरशिप एग्जिस्ट कर रही है, जी। लेकिन उसका जो मीनिंगफुल प्रेजेंस है वो खत्म हो गया। लीडरशिप का मतलब सारे लोगों को बचाना, उनकी भलाई की बात करना। जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये सवाल बाकी रह जाता है कि अब जब सारी अक़वाम मुत्तहिदा से कोई उम्मीद नहीं है, मुस्लिम दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है, वो जो सेकुलरिज़म का दम या फिर इंसानियत का दम भरने वाले उन ममालिक से कोई उम्मीद नहीं है, और जो यानी दूर से कहीं ना कहीं सिर्फ बयानबाजी कर देते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर वो भी जो है सिफ़र हमको नज़र आते हैं गज़ा के मामले में। अब इस जुल्म बर्बरियत से कौन नजात दिलाएगा गज़ा वालों को, फ़लस्तीन वालों को? ये एक मतलब ऐसा एक मुसलसल एक सवाल बन चुका है। अब तो इंतहा हो चुकी, यानी ये जो 2 बरसों के दरमियान इजराइल ने जो कुछ कर दिया है, एक ये सूरत हाल हो गई। अब सवाल यहाँ पर यह हो रहा है कि वो जालिम ताकत जो कम अज़ कम वहाँ पर महदूद रहती, लेकिन अब ये मज़ीद जो है अपना जो है एक्सपेंशन करती हुई नज़र आ रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जी। इस पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन अभी जो पहला वाला सवाल अभी किया था उसको मैं सोच रहा हूँ। जी प्लीज प्लीज। जी डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत। हाँ प्लीज डॉक्टर साहब। जी जी। यूनाइटेड नेशन फेल नहीं किया, यूनाइटेड नेशन को लोगों ने फेल किया है। मतलब यूनाइटेड नेशन में सारे कवानीन मौजूद हैं जी, चैप्टर 7 मौजूद है, आर्टिकल 51 मौजूद है जिसके थ्रू मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है किसी भी मर्डरस स्टेट के खिलाफ जी, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है। मतलब इस केस में जी। अब आप देखिए कि यूक्रेन को बचाने के लिए जितने इंटरनेशनल बॉडीज हैं सब हरकत में है। हाँ बिल्कुल, है ना भाई? जी हाँ। उसी तरह से अफगानिस्तान पे जब अटैक करना था, लीबिया पे अटैक करना था, और सीरिया पे जब पाबंदी लगानी थी तो सारे लोग, और इराक पे जब पाबंदी, सारे लोग एक्टिव। जी हाँ। यही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वियना में, ये भी यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। जी हाँ। ये देखिए पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है ईरान के केस। जी हाँ। क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल विल है। यहाँ पे जब इनकी बात आ जाती है, मुसलमानों की जब बात आती है, और खास करके वो मुसलमान जो रियल मुसलमान, जो फलस्तीन के मुसलमान हैं, वो रियल मुसलमान के वो जो मुसलमान हैं वो अपने मजहबी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, बिल्कुल, और जमीन की आजादी के लिए लड़ रहे हैं जी, और अपनी डिग्निटी और लिबर्टी के लिए आजादी, जो उनका हक है यूनाइटेड नेशन चार्टर। जी हाँ। मतलब वो जो है ये नहीं कर रहे हैं कि यहूदी के हम खिलाफ है, बल्कि उन यहूदियों के वो खिलाफ है जिन्होंने उनके जमीन पे कब्जा कर रखा है नाजायज। जी हाँ, है ना? तो ये पॉलिटिकल विल नहीं है इनके अंदर। इसलिए कि आप देखिए बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, तो अगर उनके अंदर ईमान बाकी होता या इंसानियत बाकी होती तो कुछ तो करते। बिल्कुल। लेकिन या उसी तरह से आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे नॉन लाइव मूवमेंट है, नैम। जी जी। नैम देखिए बिल्कुल डिफंक्ट हो गया। इसलिए डिफंक्ट हो गया जो उसमें जो कंट्रीज जो इन्वॉल्व थे बड़े बड़े, उनकी नीयत खराब हो गई, उनके अप्रोच बदल गए जी, और वो क्या कहा जाए, वो भी
जो बदमाश लोग हैं वो उन पे खामोशी होने इख्तियार कर ली। जी हाँ। लेकिन आप देखेंगे कि गाजा के केस में अभी जो है बोगोटा एक जगह है, राजधानी है कोलंबिया की। कोलंबिया जो है साउथ अमेरिका में आता है। जी। तो वहां पे आप देखेंगे कि कुछ अरब कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और एशिया से 2 कंट्री, पाकिस्तान और चाइना। जी। और आपके साउथ ईस्ट एशिया से इंडोनेशिया और मलेशिया। जी। और कैरिबियन कंट्रीज, ईस्टर्न कैरिबियन से एक और जो है सेंट करके कंट्री है, आइलैंड। जी जी। तो करीब कम से कम 30 कंट्रीज में बगोटा में 15 और 16 इसी जुलाई में उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया। जी। और कॉन्फ्रेंस करके वहां पे इन्होंने रिजोल्यूशन को पास किया और उसमें ये कहा कि इंटरनेशनल लॉ फेल नहीं किया है। जी। इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करता है, वो है वजूद में। पॉलिटिकल विल खत्म हो गया है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे जमा हुए हैं हमारे पास पॉलिटिकल विल है। तो 30 कंट्रीज में से 20 कंट्रीज ने, सॉरी 12 कंट्रीज ने जी कमिटमेंट किया कि हम जो रिजोल्यूशन पास हुआ उस पर अमल करेंगे। जी। रिजोल्यूशन ये पास हुआ कि जो भी जहाज बम बारूद या इस तरह की चीजें लेके जा रहा है इजराइल, जी, जिसका मकसद आपके फलस्तीन के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करना है, उसको हम अपने बंदरगाह पे रुकने नहीं देंगे, ना हम उनको कोई सर्विस देंगे। जी। उसके अलावा उनके जो वार क्रिमिनल्स हैं उनपे हम उनको पकड़ेंगे अगर हमारे आते हैं। जी। उसके अलावा कोई भी वेपन सप्लाई नहीं करेंगे। अगर हमारे कंट्री से उनके किसी भी तरह के एग्रीमेंट साइन हुए हैं तो हम दोबारा उस पर नजरसानी करेंगे। और फौरन जो है उन्होंने सीजफायर की डिमांड की। उन्होंने वहां पे एक, बल्कि फ्रांचेस्का अल्बानीज ने ये कहा, जो यूनाइटेड नेशन की आपके ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्टियर भी हैं फलस्तीन पे। जी जी। उन्होंने कहा कि भाई गाजा के मामले में निगोसिएशन की बात ही नहीं है, आपने इस पे कब्जा किया, अटैक कर रहे हैं, आप उसको खत्म कीजिए। जी हाँ। निगोसिएशन क्या होता है? जी हाँ। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। मतलब अगर कोई किसी के घर में डाकू घुस जाए, हाँ, तो वो और कहे कि तुम निगोशिएट कर, तो निगोशिएट क्या करे भाई? तुम डाका डाल तो भागो यहाँ से। जी हाँ, होना तो ये चाहिए। हाँ, उसने कहा कोई निगोशिएशन का बात ही नहीं, आपने उस पर अटैक किया, आप उसको अटैक भागिए, छोड़िए, जगह खाली कीजिए, वहां से हटिए। तो अभी भी कुछ लोग हैं जो आपके पहले जो लोग रोल प्ले कर रहे थे एशिया में, अब वो काम अफ्रीका ने ले लिया। जी जी। साउथ अफ्रीका ही जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दिया, आपको याद होगा 2024 में। जी हाँ, जी हाँ, और 2023 में है। तो उसके बाद लैटिन अमेरिका में जो आज मिडिल ईस्ट में हो रहा है जी, वो लैटिन अमेरिका में 1960s में, 70s में, 80s में हुआ। और उन्होंने झेला है कि कैसे कैपिटलिस्ट कंट्री और जो आपके यूरोपियन कंट्रीज है, कैसे उन्होंने उनके गवर्नमेंट को, उनके स्टेट को तबाह किया। जी। लैटिन अमेरिकन की मैं बात, जैसे निकारागुआ है, जी हाँ, आपके पनामा है, इस तरह की है ना जी। तो इस तरह के जो कंट्रीज है, चिली है, फॉर एग्जाम्पल, चिली के तो प्रेसिडेंट को ही मार दिया था 1973 में। तो उन्होंने ये आवाज उठाई। उसी तरह से आप देखेंगे कि गाजा के फेवर में ईरान थ्रू आउट खड़ा रहा। जी जी। हिजबुल्लाह जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है साउथ लेबनान की, वो खड़ी हुई है उसके साथ। जी जी। और उसने अपनी कुर्बानी भी दी, कई लोग उसके मारे गए। जी। उन्होंने लड़ाई की इसके लिए। उसके बाद आप देखेंगे जो हूथी है, एक बहुत बड़ी नेशनलिटी है, बहुत बड़ा फॉर्म, बहुत बड़ी फॉर्म है आपके यमन में। जी। वो भी अड़े हुए हैं कि आप वो भी रिटेलिएट कर रहे हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से। जी हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, वो डिप्लोमेटिक लेवल पे देखेंगे, कतर है, टर्की है, इस तरह की कंट्रीज है। तो ये सिचुएशन अभी कुछ है, लेकिन हमें लगता है कि अगर लोग क्या कहा जाए कि कमर बांध के खड़े हो जाए, मतलब कि मजबूती से खड़े हो जाए। जी। और जिस तरह से अमेरिका ने इराक के खिलाफ और सीरिया के खिलाफ और लीबिया के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन किया, जी, तो अगर उस तरह का कोई मिलिट्री इंटरवेंशन हो जाता है फलस्तीन के लोगों को बचाने के लिए, तो उससे तो बड़ा फायदा हो जाएगा। और वो पॉसिबल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम जो मज़ीद जिस तरह से डॉक्टर साहब ने गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से जो कुछ हक़ाइक़ हैं
वो रखे। हम सीरिया के हवाले से भी बात करेंगे कि सीरिया में जो कुछ चल रहा है वो एक्चुअल क्या है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद मेहमान डॉक्टर अर्शी खान साहब हैं, और हमने ब्रेक पर जाने से पहले फ़लस्तीन की सूरत हाल बिलखुसूस गाज़ा में जिस तरह का जुल्म चल रहा है इसराइल की जानिब से, उस हवाले से डॉक्टर साहब ने जो एक्चुअल जो हक़ाइक़ हैं उस हवाले से रोशनी डाली। लेकिन क्या करें, दुनिया खामोश है और तमाशाई बनी हुई है, और क़त्ल आम फ़लस्तीनियों का जारी व सारी है। तो बहरहाल यहाँ पर मेरा सवाल ये बन रहा है, और वो सवाल बन रहा है कि वो जालिम ताकत जिसको न सिर्फ महदूद करना चाहिए था बल्कि उसको ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि उसके इतने जराइम हैं इंसानियत के ख़िलाफ़। दुनिया खामोश है, लेकिन अब इसका मज़ीद एक्सपेंशन हो रहा है। ये एक बड़ा संगीन मामला है कि वो रुक नहीं रहा है, बल्कि वो वहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि वो मज़ीद उसके कदम जो है आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है। और मैं इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ शाम के हालात के हवाले से, सीरिया की सूरत हाल के हवाले से। अब यहाँ पर अगर हम मुस्लिम दुनिया का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं तो हमें पता ये चलता है पिछले चंद दिनों में, बल्कि अहमद अश-शरा की जो हुकूमत बनी, या फिर ये जिस तरह से यानी यहाँ पर बशारुल असद को यानी यहाँ से निकाला गया और फिर यहाँ पर इनकी हुकूमत बनी, तो उस मौके पर ख़ुद मुस्लिम दुनिया का ये तासुर था कि एक जाबिर डिक्टेटर से शामियों को नजात मिली। एक मुसलसल जहाँ पर जुल्म हो रहा था, जहाँ पर एक सेक्ट की आबादी थी, बड़ी अक्सरियत थी, उनको जो है दबाया जा रहा था, उनको कुचला जा रहा था, वहाँ से एक जालिम दौर का ख़ात्मा हुआ। और ये जो है अहमद अश-शरा एक नजात दहिंदा बन के शाम में दाखिल हुए, और शाम के लोगों को जो है उनकी नुमाइंदगी और उनके हुकूक़ की जो है यहाँ पर बहाली हुई। एक जश्न का माहौल देखा गया, इससे हम जो है बिल्कुल यानी इनकार नहीं कर सकते। तकरीबन मुस्लिम दुनिया में हमने ये देखा, चंद को छोड़कर या फिर कुछ आबादी को छोड़कर हम कहेंगे, या फिर कुछ जो नज़र रखने वाले हैं उनको छोड़कर, तो ये सूरत हाल रही है। मैं अपना नज़रिया नहीं बयान कर रहा हूँ, बल्कि एक आम एतबार से जो मुस्लिम यानी हम कहेंगे कि जो हालात पर नज़र रखने वाले हैं या फिर जो लीड करने वाले हैं, उनकी जानिब से यह तासुर सामने आ रहा था कि हाँ, अब शाम आज़ाद हुआ है, सीरिया अब आज़ाद हुआ है। लेकिन बहुत सारे सवालात यहाँ पर खड़े हो रहे हैं गाज़ा के हवाले से, बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं इज़राइल के हवाले से, बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं शाम की सलामती के हवाले से, और अभी जो कुछ एक्टिविटीज़ चल रहे हैं उस हवाले से। तो मैं डॉक्टर साहब से यही हवाले से सवाल करूंगा। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे, शाम में अभी चंद दिनों में ठीक है उबूरी हुकूमत बन गई, बशारुल असद चले गए, लेकिन अभी जो कुछ हुआ, दुरूज़ जो हैं इनको लेकर वो जो है वहाँ के अरब जो बद्दू हैं उन पर हमलावर हो रहे थे, शाम के जो फोर्सेस हैं उन पर हमलावर हो रहे थे, इज़राइल उनकी मदद कर रहा है। बहरहाल ये जो अहमद अश-शरा की जो फोर्सेस हैं उन्होंने बहरहाल इनको जो है यानी कि रोकने के लिए अपने इक़दामात किए, और वो इज़राइल से टकरा गए। फिर उसके बाद जंग बंदी भी जो है इज़राइल से हो गई। बहरहाल बहुत सारी उम्मीदें अहमद अश-शरा से और अहमद अश-शरा की हुकूमत से मुस्लिम दुनिया को हैं। आप किस तरह से जो है शाम की सूरत हाल को देख रहे हैं बशारुल असद के बाद? देखिए, आपने तो बहुत सारा सवाल इसमें जी डॉक्टर साहब खोल दिया है। मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि बुराई को बुराई से नहीं काटा जाता है। जी, जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि बशर असद, नो डाउट के बशर असद जो है वो डिक्टेटोरियल रिजीम था और उसने बहुत सारे वायलेशन किए ह्यूमन राइट्स। बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेट था, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेट भी था जी, पावरफुल स्टेट भी था, लेकिन ऑथोरिटेरियन भी था, डिक्टेटोरियल भी था जी, ठीक है। अब उसको काटने के लिए जो चीजें हुई वहां पे 2011 में जो वहां पे मूवमेंट आया, वो आया कि भाई वहां पे डेमोक्रेसी लाई जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जाए, लोगों को आजादी दी जाए, है ना, ये बात हुई। तो वो फेज जब शुरू हुआ तो उस फेज में जब शिद्दत आ गई, इसलिए कि उसी दौरान आप देखेंगे कि फॉरेन फोर्सेस जो है वो इंटरवीन कर जी, मिलिट्री नहीं बल्कि मैसेजरीज घुस गए। जैसे कि इंडिया में जी, इमरजेंसी का जो जमाना था 1975 का, जी, उस जमाने में CIA इंडिया में इंटर कर गया था, जिससे कि इंदिरा गांधी ने उस जमाने में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट सेक्टर थे, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, उसको नेशनलाइज किया था। जी, नेशनलाइज करने का मतलब है कि जो बैंक हैं वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, स्टेट की प्रॉपर्टी। हाँ,
स्टेट ऑनरशिप। तो जी। नेचुरली जो प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस थे उनको नुकसान पहुंचा। भाई यही तो लीबिया ने किया था ना। जी। तो लीबिया के लीडर मारे गए, यही सद्दाम हुसैन ने किया, वो मारे गए। और इंदिरा गांधी मारी गई। जी। मरने वाला एक ही है, हाथ अलग अलग है। हाँ। समझ गए, ये हमारा अपना है, मैंने इस पे पढ़ा है, देखा है। उसी तरह से आप देखेंगे जो कोल माइंस थे बड़े बड़े, वो तो प्राइवेट थे। जी। वो आपकी इमरजेंसी के पहले ही उसी दौरान मतलब लेट 60s में और अर्ली 70s में इसको नेशनलाइज किया गया। जो माइंस थे बड़े बड़े कोल के, कोयले के, इसको गवर्नमेंट ऑनरशिप बनाई गई इंडिया में। जी। और जब इनके खिलाफ वहां पे मुजाहरा हुआ लोगों में, तो उसी मुजाहरे में जो है CIA घुसा। जी। और उसी जमाने में और CIA में और एक यहाँ एक बहुत बड़ी तंजीम है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनमें भी मोहब्बत बढ़ गई। जी। ठीक है। तो बहरहाल तो यहाँ पे सीरिया में भी यही हुआ कि सीरिया में जो आपके पीसफुल जो मूवमेंट चला अपोजिशन का, जी, वो उसको मिलिटेंट्स ने टेक ओवर कर दिया। अब बहुत सारी कंट्रीज के जो मिलिटेंट्स है वो आना शुरू हुए, वो टर्की के थ्रू और जॉर्डन के थ्रू और इसराइल के थ्रू और उसमें जो काफी जो सपोर्टर्स थे गल्फ कंट्रीज भी थे सपोर्ट करने वाले। जी जी। जॉर्डन का भी रोल है उसमें, इसराइल का भी रोल है, बल्कि तो कहा जाए कि जो पूरा जो टेररिज्म है जो IS वगैरह का, उसमें तो वो लोग जो फलस्तीनियों को मार रहे हैं उनका बहुत बड़ा हाथ उसको बनाने में का इलाज भी हुआ है ना। तो आप ये देखेंगे कि बुराई को बुराई से नहीं किया जा सकता जी। तो अगर अपोजिशन के थ्रू, अच्छा अपोजिशन का जब मूवमेंट चल रहा था तो उस वक्त चीजें बन रही थी कि वो असद जो तैयार हो गया था कि ठीक हम चेंज वगैरह लाएंगे, लेकिन उसमें ये जब घुसे और शिद्दत आई और वायलेंस हुआ और साइकिल ऑफ वायलेंस बढ़ा, उसी जमाने में आप देखेंगे कि अमेरिकन ने कुर्दों को चढ़ा दिया उधर, जो आपके नॉर्थ ईस्ट में जो लोग थे, जो आपके इराक से बॉर्डर मिल रहा है जी। हाँ जी जी। वहां पे SDF को बना दिया, जो टर्की से बॉर्डर लगा हुआ था वहां पे कुर्दों को जो है वहां पे चढ़ा दिया और कुर्दों को जो है वेपनाइज किया अमेरिका ने, उसको प्रोटेक्शन दिया, फिर अपना बेस बना लिया, फिर वहां से तेल चोरी करना शुरू किया जी। ठीक है, क्यों भाई कि हम असद को कमजोर कर रहे हैं। फिर आप देखिए वहां पे बहुत सारे जो सो कॉल्ड जिहादी या कहा जाए इस्लामिक लोग, तो इस्लामिक मैं नहीं मानता, इसलिए कि आप इस तरह से और कितनी तबाही हुई, कितने लोग मारे गए, 1 मिलियन के लगभग लोग मारे गए। लोग कहते तो हैं कि 6 लाख 7 लाख, 1 मिलियन लोग मारे गए जी। कितने लोग वहां से भाग गए, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ, रिफ्यूजी हो गए जी। हाँ। इसके बाद आप देखेंगे कि जो उसके बाद देखेंगे कि टर्की भी वहां पे दाखिल हो गया जी। हाँ। फिर उसके बाद बहुत सारे जो आपके अलकायदा से एफिलिएटेड लोग थे फिर आप देखेंगे कि जो रशियन थे वो उसके असद की तरफ से आ गए। फिर आप देखेंगे कि उसमें ईरान जी, क्योंकि ईरान का भी उसमें इंटरेस्ट था, इसलिए कि जो बॉर्डर है आपके साउथ सीरिया का, वो लेबनान से भी लगा हुआ है और आपके जॉर्डन से भी लगा हुआ है जी। तो बिल्कुल चीजें जो है वो पार्चा पार्चा हो गई। और इसमें हुआ ये कि एक तरफ तो असद के खिलाफ मूवमेंट बना, नो डाउट, लेकिन इंटरनल जो यूनिटी थी और जो इंटरनल फैब्रिक था वो चूर हो गया। चूर का मतलब वो फ्रैगमेंट हो गया। और उसी दौरान आप देखेंगे कि सीरिया में एथनिक सेक्टेरियन डिवाइड बढ़े। जैसे हिंदुस्तान में जब मुगलों की हुकूमत थी तो सेक्टेरियन डिवाइड नहीं था, बावजूद इसके कि मुसलमानों ने कई 100 साल हुकूमत किया जी। हिंदुस्तान में मुसलमानों ने करीब 1000 साल हुकूमत किया, लेकिन जो मेजोरिटी था वो मेजोरिटी में रहा जी। ये मैं बोलता हूँ और इसको तहकीक किया जा सकता है जी। बिल्कुल। तो मेजोरिटी में हिंदू थे, वो मेजोरिटी में रहे, लेकिन जहां अंग्रेज गए यूरोप से आपके अमेरिका में और न्यूजीलैंड में और कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, ये सब यूरोप से ही भाग के गए थे ना। जब वहां पे क्रूसेड, वहां पे जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में जब झगड़ा चल रहा था यूरोप में जी 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में, तो ये लोग भागे यहाँ से। तो जो 100% मेजोरिटी थी नेटिव लोगों की अमेरिका में, वो 100% से कन्वर्ट हो गई 2% में, 1%। जी हाँ बिल्कुल। बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोग मार दिए गए जी। उसी तरह से कनाडा में वो 100% 1% में हो गया
न्यूजीलैंड में जो है, क्योंकि वहां के जो लोग थे बड़े लड़ाकू थे, तो 15% बच गए। ऑस्ट्रेलिया में भी जो 100% था वो 1% रहा। जी जी। लेकिन हिंदुस्तान में जो मुसलमान है तो वो मेजोरिटी में रहे। अभी दूसरी बात है कि लोग जो है कहानी बना रहे हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में बावजूद इसके की पूरी कोशिश हो रही है कि यहाँ पे बंटवारा रिलीजन के लेवल पे लोगों को बांटा जाए, लेकिन क्योंकि जड़ मजबूत है तो ये मुश्किल पड़ रही है जी। इंशाल्लाह यहाँ पे जो लोग चाह रहे हैं वैसा होगा नहीं। यहाँ पे लोग मिलजुल के रहेंगे, आज नहीं तो कल जी। चीजें लोग को समझ में आ रही। बहरहाल जी। तो आप देखें कि सीरिया में ये चीजें हुई, और जब शरा में, ठीक है, शरा तो पहले एफिलिएटेड थे आपके अलकायदा से बिल्कुल डायरेक्टली, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म किया और अलग किया और ये किया। लेकिन जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी शरा की, जी, मैं ये कहूंगा कि वो सीरिया लेवल की नहीं रही। लेकिन सीरिया का एक बहुत बड़ा कंट्री, सीरिया को बोलते हैं सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। जी। सीरिया को लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ यूनिवर्स। पूरे दिल है पूरे दुनिया का। तो इतनी बड़ी कंट्री जहाँ पे इतनी माइनॉरिटीज हैं, अलवाइट हैं, आपके वहाँ पे तुर्कमेन हैं, वहाँ पे आपके कुर्दिश हैं, वहाँ पे आपके बदुइन्स हैं, वहाँ पे आपके द्रूज हैं, और फिर सीरियन जो अरब मेजोरिटी है वो है। जी। तो इनमें जो है, जैसे हिंदुस्तान में मैं कह रहा था, जैसे हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करवा लाया। जी हाँ। और एक जमाना था 1857 में कि 1857 के बाद मुसलमानों को दबाया अंग्रेज ने और हिंदुओं को उभारा। जी। जब हिंदू मजबूत हो गए और 1885 में जब इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया, तो फिर हिंदुओं को नीचे गिराया, फिर मुसलमानों को ऊपर उठाया। तो मतलब एक को उठाना, दूसरे को गिराना, जैसे कि इराक में इन्होंने किया अमेरिकन ने, कि पहले शियाओं को उठाया, फिर सुन्नी को गिराया, फिर सुन्नी को उठाया। तो यही चीज इन्होंने आपके यहाँ पे किया है शाम में। शाम में क्या किया कि सुन्नी को ऊपर उठाया, जो कि सुन्नी मेजोरिटी में थे। जी हाँ। और जो वहाँ पे रूलिंग क्लास था वो शिया था। जी। अलवाइट, तो उसको गिराया। ठीक है ना। अब हुआ ये कि अब जब वो चले गए वो लोग, मतलब कि जो अलवाइट की रूल थी वो खत्म हो गया। जी। और जब ये पावर में आ गए सुन्नी, जी, तो फिर जो है इनके खिलाफ वहां के कुर्दों को उठाया, फिर उसके बाद अभी जो है जी। तो पूरी कोशिश ये है वहां पे इजराइल की कि पहला एजेंडा ये है उसका कि जो सीरिया है वो कभी भी स्ट्रॉन्ग स्टेट नहीं बने, वीक स्टेट बने। जी जी। दूसरा एजेंडा ये है कि सीरिया जो है वो फ्रेगमेंटेड रहे। फ्रेगमेंटेड का मतलब ये है एक कंट्री हो लेकिन उसके बहुत सारे पावर सेंटर हो। जी। मतलब कि जगह लोग ऑटोनोमस हो। जैसे इराक में इन्होंने किया। जी। नॉर्दर्न कुर्दिस्तान, नॉर्दर्न इराक, साउथ में शिया इराक, बीच में सेंट्रल इराक, कमजोर किया। बिल्कुल। और ये जो कुर्दों का मामला है, तो कुर्दों के मामले में आपको ये जो दुरूज का है, क्या बोलते हैं, दुरूज का है। जी। तो दुरूज का जो पॉपुलेशन है आपके सीरिया में वो करीब 3% ऑफ द टोटल। हाँ, 3% है बस। जी। हाँ, और दुरूज जो है वो आपके सिर्फ एक जगह नहीं रहते। वो सीरिया में कई जगह है। वो साउथ आपके दमस्कस में भी थे, दमस्कस के सबर्ब में भी थे, इदलिब में भी थे। लेकिन जब वहां पे वायलेंस आया, जी, और वायलेंस जो है वो सिर्फ आपके बशर असद के खिलाफ नहीं था। जी। बल्कि आईएस ने मुसलमानों ने ही मुसलमानों को मारा। जी। और फायदा हुआ उसको, जो अभी इजराइल को फायदा हुआ, इससे अमेरिका को फायदा हुआ। जी हाँ। और अभी भी है। तो दुरूज जो थे वो धीरे धीरे सिमटने लगे, साउथ में आने लगे। जी। तो साउथ में 3 बड़े गवर्नरेट हैं। साउथ में ये इलाका लेबनान से, इजराइल से और जॉर्डन से लगा हुआ है। जी जी। इसमें 3 इलाके में एक जगह है जिसका नाम है सुएदा। जी। जहाँ पे अभी डिस्प्यूट चल रहा है, जहाँ पे अभी झगड़ा हुआ है, आज की कल की जो बात है। जी जी। ठीक है ना। जी। इसके बगल में एक वो गवर्नरेट है जिसका नाम है कुनेत्रा। जी। और उसी के बगल में एक और जगह है जिसका नाम है आपके दरा। जी हाँ।
ठीक है। जी तो दरा, कुनेत्रा और स्वेदा, जी ये तीनों जगह आपके ये है, दुरूज है। जी। लेकिन सिर्फ स्वेदा एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुरूज मेजोरिटी में है। और कुनेत्रा में जो जी उसके बगल में है, कुनेत्रा और आपके दरा में जो अरब है वो मेजोरिटी में है, जो दुरूज है वो माइनॉरिटी। जी जी तो आप देख लीजिए। और इसने किया क्या इजराइल ने कि इसने जो स्वेदा के जो दुरूज थे उनको ऊपर उठाया, जी और उसमें भी बहुत सारे ग्रुप हैं दुरूज में। जी देखिए, दुरूज जो है वो एक सिंगल यूनाइटेड कम्युनिटी नहीं है। जी उनके पॉलिटिकल लीडरशिप पे भी कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि एक सरकार जो है वो रहे और हम इजराइल के खिलाफ हैं, हम कोई भी फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं चाहते। जी जी एक ही ग्रुप है जिसको इजराइल ने शुरू से मदद किया, और उसका जो रिलीजियस लीडर है हिजारी करके, जी। तो वो जो है आपके फुल्ली प्रो इजराइल है। लेकिन सारे ग्रुप से बहुत सारे फैक्शन हैं आपके दुरूज में। अच्छा जी। दुरूज में बहुत सारे फैक्शन है, सारे फैक्शन जो है वो आपके इजराइल के फेवर में नहीं। जी मैं आपको बता दूं, ये जो है मीडिया से गलत आ रहा है। वहां पे ये कोशिश की, ठीक है, तो एक तरफ दुरूज के फैक्शन को आपकी उभारा इसने यहाँ स्वेदा में जी। और उभारा तो नेचुरली किसके खिलाफ? भाई आप किसी को उभार रहे हैं तो किसी के खिलाफ होगा ना। जी हाँ, बिल्कुल। अगर वो नहीं भी खिलाफ है तो जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे को नहीं कर रहे हैं तो उसको तो एहसास होगा भाई एक को आप सपोर्ट कर रहे हैं, हमें नहीं कर रहे। जी हाँ। तो ये एक तरह से सेक्टेरियन डिवाइड और एथनिक डिवाइड इसने लाया वहां पे साउथ में। जी। इजराइल का एजेंडा ये है कि साउथ का जो पूरा एरिया है आपके दमस्कस जो दमिश्क है जी। दमिश्क से स्वेदा की जो का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर। जी जी। तो वो ये चाहता है कि साउथ का जो पोर्शन है जो इजराइल के नॉर्थ से लगा हुआ है, हाँ, वो ऐसा एरिया बन जाए जिसमें वहां की जो हुकूमत है सीरिया की, चाहे जैसी भी हो, उसके फोर्सेस वहां पे नहीं रहे, पुलिसमैन भी नहीं रहे। जी। ये इनका प्लान है इजराइल का, जिसको ठीक है। तो दूसरा प्लान ये है कि जो पूरा एरिया उसको डीमिलिटराइज जोन बना दे। जी। तीसरा प्लान इजराइल का ये है कि वहां के लोगों को ऑटोनोमस बना दिया, जैसे नॉर्थ इराक को बनाया गया। जी जी। नॉर्थ इराक को ऑटोनोमस बनाया गया था 1991 में, और रिजल्ट आया आपका 2003 में। जी। ठीक है, तो इराक तो लगता है एक कंट्री है लेकिन वो 3 में डिवाइडेड जी फंक्शनल। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे किया है आपके दुरूज के साथ। दुरूज में देखिए 3 चीजें हुई है। अभी क्या हुआ? अभी ये हुआ जी कि आधी रात में एक जो दुरूज का जो ठेले पे बेच रहा था कुछ, उसको अगवा कर लिया गया। अब अगवा किसने किया कुछ नहीं पता। तो अगवा तो मतलब अगर दुरूज अगवा हुआ तो नेचुरली यह आएगा कि अरबों ने किया है। जी हाँ। जैसे हिंदुस्तान में जब बम ब्लास्ट हो रहा था, जैसे मंदिर में हुआ तो लोग सोचेंगे मुसलमान ने किया है, हाँ, और मस्जिद में हुआ तो लोग सोचेंगे हिंदू ने किया है। तो हो सकता है कि किसी और ने उसी ने किया हो, पैसा लेकर। हो सकता है, जी हाँ, हो सकता है कुछ फोर्सेज हो। तो वही चीज आपके वहां पे, और उसके बेसिस पे जो है वहां पे वायलेंस शुरू हुआ। अब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं। इससे पहले आप जाइए मई में भी क्या हुआ वहां पे जी, कि एक डबिंग कर करके एक रिकॉर्डिंग पे या सोशल मीडिया पे डबिंग करके जी, और वो जो आवाज थी वो दुरूज के रिलीजियस लीडर की आवाज थी। हाँ हाँ, और उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ कलिमात को डाल करके उसको वायरल किया गया, सर्कुलेट कर दिया। हाँ। तो उस पे जो दुरूज का जो स्टेटमेंट आया वही आया कि हम इस सोशल मीडिया के जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने समझा, उन्होंने कहा कि ये हमारी नहीं है, डब किया गया है। लेकिन वहां पे नेचुरली जो इस तरह की हरकत करता है कौन करता है? भाई जिसने पेजर ब्लास्ट किया लेबनान में, जी हाँ, वही कर सकता है। पेजर ब्लास्ट जैसे फोन से हम बात कर रहे हैं, ये ब्लास्ट कर दिया तो ये इसका, जी हाँ, ये तो कोई। अब उसमें हुआ जो लोग पेजर हॉस्पिटल में लेके गए थे वो भी ब्लास्ट हो गया, जो मार्केट में थे ब्लास्ट हुए, बच्चे खेल रहे थे वो ब्लास्ट को मारे गए। जी हाँ। तो वही सिचुएशन वहां पे हुई, आपको याद है? ठीक है जी। और वहां से फिर जो है वहां पे वायलेंस हुआ और कई लोग मारे गए। नेचुरली उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज आएगी। अब सिक्योरिटी फोर्स में जहाँ पे लोग ज्यादा मर गए या कमजोर पड़ गए तो बोलेंगे भाई
वहां के शरा ने मरवा दिया। जी। इसके पहले आप आइए मार्च में, जी ये मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ कि जिससे सेक्टेरियन डिवाइड वहां पे मजबूत हुआ। जी। मार्च में ये हुआ कि वहां पे मिलिट्री चेक पॉइंट पे मतलब कि असद के ही सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी ने मार दिया। सीरिया के विजुअल बताएं। जी जी डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है, उसको मार दिया। अब वो किसने मारा कुछ नहीं पता। उसके बाद वहां पे जो है आपके जो दुरूस है उनके सिक्योरिटी फोर्सेस में वहां पे लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें करीब 100-200 लोग मारे। और सीरियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो मिलिशिया ग्रुप था, आपके मिलिशिया जो थे अरब के, वो आ गए। जी। तो आपके मार्च की बात, मार्च के बारे में, मार्च में, मई में और अभी जी, ये तीनों ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गेम खेल रहा है। और नेचुरली गेम कौन खेल रहा है आप समझ रहे होंगे। जी। जो पेजल बलास का जो मास्टर है जी, वही कर सकता है ना भाई, यकीन। डॉक्टर साहब क्या अब बिल्कुल हमारे पास वक्त, जी डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या अब हम ये समझें कि यानी शाम अमलन इज़राइल के कंट्रोल में जा चुका है या कुछ खित्ते जा चुके हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि ये जो सारी चीज़ें अब शाम कर रहा है, बशार अल असद के दौर में वो नहीं कर पाया, अब कर रहा है। वजूहात इसकी क्या हैं? क्योंकि बाज़ ऐसे भी लोग हैं, वो रास्त तौर पर मतलब क्या उनका कॉन्टेक्स्ट होता है या फिर क्या दलाइल होते हैं नहीं पता, लेकिन वो बशार अल असद को भी जो है मतलब इज़राइल का जो है एक कठपुतली बताते हैं, बता देते हैं किस तरह से बताते हैं वही जानते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि इज़राइल आज ये जो कुछ भी कर रहा है वो पहले क्यों नहीं कर पाया, और अब हम इसको क्या समझें? मतलब क्या शाम पर उसने तकरीबन कंट्रोल कर लिया है? आखिरी सवाल है। शाम पे तो नहीं, शाम पे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन साउथ जी क्या जो सदर्न जो सीरिया है उस पे नेचुरली वो काफी अंदर घुस गया। आपको याद होगा कि माउंट हरमोन जो है उस पे उसका जो है कब्जा है। हाँ जी। जो पूरा बफर जोन जो है कई 100 स्क्वायर किलोमीटर में, 235 स्क्वायर किलोमीटर में, उसमें वो घुसा हुआ है। हाँ। और मैं आपको बताऊं कि जब असद को हटाया गया तो हटाने के सिर्फ 2 दिन के अंदर हाँ इजराइल ने कम से कम 500 स्ट्राइक किए, एयर स्ट्राइक सीरिया। तो उसके बाद फिर मार्च में स्ट्राइक किया, उसके बाद फिर अभी स्ट्राइक किया, बॉम्ब गिराया जी। तो जब इस तरह से आप किसी कंट्री को डैमेज कर रहे हैं तो उसके आप डिफेंस कैपेसिटी को, सिक्योरिटी कैपेसिटी को डैमेज कर रहे हैं। तो नेचुरली उसकी जो इमेज है, स्टेट और गवर्नमेंट की जो इमेज है, खुद लोगों में ये है कि भाई अपने को नहीं बचा रहा तो हमें कहां से बचाएगा। हाँ जी हाँ। तो अब जो वहां पे जो दुरूस, जो आपके जो दुरूस फेवर में नहीं भी थे इजराइल से, हाँ, वो इस बात पे मजबूर हो रहे हैं कि भाई हमें सिक्योरिटी तो चाहिए। अब सिक्योरिटी इसलिए कि कई मर्तबे ऐसे हादसे हुए आपके वहां पे जब मिलिटेंसी आई सीरिया में जी, तो वहां पे 2012 में, 2014 में, 2015 में, 2018 में वहां पे जो आपके जो अलकायदा के ग्रुप थे, जबात अल नुसरा और भी जो थे वहां जी जी, उन्होंने इन पे काफी वायलेंस किया है दुरूस के खिलाफ जी जी। तो उससे जो दुरूस जो प्रो असद थे पहले, वो बाद में वो एंटी असद हुए। वो इसलिए एंटी असद हुए कि बावजूद गवर्नमेंट के वो मारे गए। अब सिचुएशन वही डेवलप कर रही है कि वहां पे नई गवर्नमेंट आई है लेकिन वो कैपेबल नहीं है कि इनको बचा सके जी। इजराइल यही दिखाना चाह रहा है। तो नेचुरली वो अगर वहां पे सिक्योरिटी नहीं मिल रही है तो उन्हें सिक्योरिटी चाहिए जी। तो आप देखेंगे कि 2016 से इजराइल ने वहां पे डिफेंस और इकोनॉमिक और डिफेंस ये चीजें सप्लाई करना शुरू कर दिया था, वो साउथ एशिया। और 2016 में तो इजराइल ने एक नया प्लान लाया था जिसको बोलते हैं ऑपरेशन गुड नेबर। उसके तहत उसने क्या किया कि जो लोग आपके असद की आर्मी से या जो अलकायदा के लोगों से जो लोग मारे जा रहे थे, जख्मी हो रहे थे जी जी, सीरिया में ही जी जी। डॉक्टर साहब हमारे पास 1 मिनट है उनका इलाज करने के लिए उनको लाया जाता है इजराइल जी जी। और वहां पे इकोनॉमिक इमदाद भी दिया जा रहा था और मिलिट्री आपके वेपन भी उनको दिए गए। तो कुछ फैक्शंस को, मिलिशिया जो है, पहले जो असद की रिजीम थी तो असद ने भी कुछ लोगों को आपके वहां पे वेपन दिया दुरूस को, ताकि वो अरब जो अलकायदा एलिमेंट थे उससे लड़े। फिर उसके बाद जब ये असद के खिलाफ हो गए तो इजराइल पीछे से इनके लग गया अभी ने जो है। तो अब जो सिचुएशन है दुरूस के साथ वो ये है कि ये जाए किस तरफ, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है वहां पे साउथ सीरिया में जी, कि एक तरफ जो दुरूस है वो आपके बदूइन के खिलाफ हो जाए
और दूसरी तरफ जो है वो जो गवर्नमेंट है नई उसके खिलाफ हो जाए। जी। नेचुरली दोनों के खिलाफ होंगे तो ऑटोमेटिकली ये सीरिया के इसमें आ जाएंगे। इसराइल के। जी। हाँ, इजराइल के इसमें आ जाएंगे। जी। तो ये पूरा प्लान है कि किस तरह से साउथ सीरिया को इजराइल जो है वो उससे फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली उसको काट के रखे, उसी की पूरी तैयारी चल रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ज़रूर यहाँ से फिर इसी नुक्ते से हम अगले प्रोग्राम में आपसे वक्त लेंगे और मज़ीद जो है हम आपसे बात करेंगे कि आगे के हवाले से यानी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं और मज़ीद क्या इनकी मनसूबाबंदियाँ हो सकती हैं जो कुछ अभी नज़र आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।